लखनऊ में खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं केजीएमयू के वीसी एमएलबी भट्ट जी। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ उपाय करने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को रहना चाहिए इस कोविड-19 के दौरान, किस तरीके से हम क्या कुछ बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो भट्ट जी आपका स्वागत है दूरदर्शन के साथ। सर, अब लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 आ गया है। आपको लगता है अब धीरे-धीरे जब बाज़ार खुल गए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियाँ, क्या कुछ उपाय करने की लोगों को ज़रूरत है? एकाएक बाज़ार निकलने की ज़रूरत है, तो निकलेंगे तो क्या कुछ सावधानियाँ ज़रूरी होनी चाहिए? चूँकि अब हमारे देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा भी लगातार बढ़ भी रहा है। ये कोरोना की बीमारी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बीमारी में एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण सामने आई है कि इस बीमारी से बचना है, लड़ने का सबसे बड़ा साधन है बचाव। और बचाव का सबसे बड़ा साधन है कि अपने को स्वस्थ रखना, और स्वस्थ जीवन शैली उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बीमारी ने पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति आग्रह पैदा कर दिया है। सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए हैं, और ये निर्विवाद सिद्ध हो गया कि स्वस्थ जीवन शैली ही तमाम बीमारियों से बचा सकती है, और कोरोना में तो निश्चित रूप से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सब लोग जंक फूड जो है, या उल्टी सीधी खाना, नशा करना, शराब, बीड़ी, सिगरेट का प्रयोग करना, उससे लोग दूर जा रहे हैं। पर्याप्त नींद लेना, पर्याप्त पानी, पौष्टिक भोजन करना, और फलों और सब्जियों का पर्याप्त प्रयोग करना, ये सब चीज़ें सामने आ गई हैं। और नियमित व्यायाम की भी बात पूरा विश्व करने लगा है। तो वास्तव में कोरोना की इस महामारी ने पूरे विश्व को, जो अपने रास्ते से भटक करके अपनी जीवन शैली को बहुत ही खराब कर लिया था, स्वास्थ्य के विपरीत जा रहा था, उसको वापस पटरी पर लाया है। तो ये मैं बहुत बड़ी एक विजय के रूप में देखता हूँ सभ्यता की। और ये इसलिए भी आवश्यक हो गया था कि हमारे देश में मुख्य रूप से पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण या विकास, आर्थिक विकास, इनके तमाम पहलुओं पर लोगों ने अपने जीवन को, जो खाने पीने के तरीके थे, उनको पश्चिमी तर्ज पर फास्ट फूड, जंक फूड इसके हवाले कर दिया था। लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और मास मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, टीवी पे, कंप्यूटर, लैपटॉप पे बैठ करके सेडेंटरी लाइफ ली रहे थे, व्यायाम नहीं कर रहे थे। तो इन चीज़ों को पटरी पर लाना, मैं समझता हूँ कि इस बीमारी का सबसे प्रमुख उपलब्धि समाज के लिए हुई है। और दूसरी उपलब्धि जो वर्तमान में तात्कालिक ही लग रही है, लेकिन वातावरण का प्रदूषण जो कम हुआ है, एक तरह से कहा जाए तो पूरे वातावरण का विशुद्धिकरण हो गया है। ये भी इस बीमारी का ही था, क्योंकि यातायात कम हुए, ट्रैफिक कम हुए, इंडस्ट्रीज रुकी। तो ये बहुत ही शुभ संकेत नहीं कि कार्य रुक जाए, लेकिन वातावरण का जो शुद्धिकरण हुआ, ये समाज के लिए बहुत ही एक नया जीवन जीने का लोगों को एक अवसर प्राप्त किया है इस बीमारी की लड़ाई में, लॉकडाउन में। और वर्तमान में भी अभी स्थिति काफ़ी ठीक है। सर, जो आदमी कोरोना से संक्रमित होता है, एक तो उसको ढेर सारे लक्षण आते हैं, एक होते हैं लक्षण रहित। अब जिस तरीके से कोरोना संक्रमण वायरस जो है अपना स्वरूप बदल रहा है, आपको लगता है ऐसे में लोगों को क्या कुछ ध्यान देना चाहिए, अपने आप को क्या कुछ पहचान करनी चाहिए? और ख़ास तौर से जो अभी तक इसका जो पुराना प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का था कि 14 दिन 28 दिन आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है, क्या कुछ उसमें कुछ नया बदलाव किया गया है? आप किस तरीके से इसका इलाज कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, वास्तव में तो आपको ज्ञात है कि कोरोना की बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, एंटीवायरल ड्रग नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो इस बीमारी में जो इलाज है वो व्यक्ति को आराम देना, और वायरल फीवर में वैसे भी हम लोग कहते हैं कि रेस्ट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो वही इलाज है। पर्याप्त पानी पीना, डिहाइड्रेशन ना हो, खाना पौष्टिक लेना, पर्याप्त नींद लेना, तनाव मुक्त रहना, और फलों सब्जियों का, ताजे भोजन का प्रयोग करना, यही इसकी जीवन शैली का लक्षण था। इसमें और महत्वपूर्ण साथ में था गुनगुने पानी का प्रयोग करना, काढ़े कुछ जो स्वास्थ्यजनक हैं, जिसमें गिलोय है या और भी है, नींबू गुनगुने पानी में डाल करके शहद के साथ लेना या अदरक के साथ लेना, काली मिर्च लहसुन के साथ अदरक का प्रयोग करना जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ का है, च्यवनप्राश का प्रयोग करना। तो इस पे पूरा समाज बात कर रहा है पूरे देश में, और पूरा विश्व भी इसका पालन कर रहा है, इसको सुन रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो एक तरह से भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद के मूल्यों की स्थापना भी विश्व में हुई है, और कोरोना से बचने का यही एक साधन भी है। और इस वजह से सब लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, और हमें लगता है कि इस कोरोना के बाद पूरे विश्व पटल पर हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा
पद्धति पुनर्स्थापित होकर की शीर्ष स्थल पर होगी और लोगों को ये ज्ञात हो गया है कि अपने को बीमारी से बचाना है तो स्वस्थ रखना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रखनी है। तो इस दिशा में जो प्रगति अब दिखाई दे रही अवश्यंभावी है मनुष्य मात्र को अपने को सुरक्षित रखने के लिए, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत भी इसमें दिखाई दे रहा है। सर, एक और महत्वपूर्ण चीज़, ढेर सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, हमारे प्रवासी हैं या आम जन हैं जो रहते हैं दूर दराज गाँव में। ऐसे में उनको अगर लक्षण कोई आ रहे हैं तो कितना खतरनाक होता है कि ना बताना। क्या उनको लगता है कि हो सकता है 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाए? तो क्या कुछ आप उनसे कहना चाहेंगे? नहीं, ये आपका बहुत ही सार्थक सवाल है जो हमारे दर्शकों के लिए है, और दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें बीमारी छिपाने से आपको तो कोई खतरा नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके संपर्क में जो लोग आएंगे उनमें संक्रमण का खतरा होगा। और ख़ास तौर से आपके अपने परिवार में भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कैंसर के मरीज हैं, तो उनको खतरा है, छोटे बच्चों को खतरा है, गर्भवती महिलाओं को खतरा है। तो कृपा करके इसकी अपनी जांच कराएं, अपने को भी स्वस्थ रखें और दूसरों को भी अस्वस्थ होने से बचाने की भी नैतिक जिम्मेदारी है, खास तौर से युवा वर्ग पर, क्योंकि युवा अवस्था में इसमें एसिम्टोमेटिक मरीज हैं। आईसीएमआर ने अभी एक स्टडी की, 30% पेशेंट भारत में एसिम्टोमेटिक हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोग जो देख रहे हैं प्रैक्टिकली 60 से 70% तक मरीज एसिम्टोमेटिक हैं। ये सिम्टोमेटिक मरीज भी बीमारी और संक्रमण फैलाते रहेंगे। उनकी संक्रमण फैलाने की क्षमता तो कम है, लेकिन वास्तव में खतरा तो बना हुआ है, और इसलिए आवश्यकता है कि सब लोग अपनी जांच कराएं, और सरकार इसकी मुफ्त जांच कर रही है, सहूलियत और सुविधा के साथ कर रही, तो उसका फायदा करें। और जांच से पता लगने से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति तो चिंतित होंगे ही, आप बीमारी को अन्य किसी में फैलाने के लिए जो संभावना है उसको भी कम करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि सब लोग अब इस पे ध्यान दें, खास तौर से एसिम्टोमेटिक लोग या जिनको हल्का सा भी नज़ला जुकाम खांसी है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में भी इस समय टेस्ट किया जा रहा है। तो सब लोगों को एसिम्टोमेटिक हों या माइल्ड सिम्टम वाले हैं, वायरल फीवर है, 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा निश्चित रूप से, ज़्यादातर लोगों में 99% में। लेकिन उनसे संक्रमण जो दूसरों का होगा, व्यक्ति कोई वृद्ध हुआ, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ, तो उसकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। सर, WHO ने एक बार फिर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो है प्रयोग करने को कहा है। क्या अपने यहाँ भी इसका प्रयोग चल रहा है लखनऊ में, या आने वाले समय में आप फिर से करेंगे? क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी का बीच में आप लोगों ने प्रयोग किया था, कुछ अच्छे भी परिणाम आपको मिले थे। आगे इस दिशा में नई रिसर्च, नए इलाज के बारे में कुछ शोध नया चल रहा है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारे यहाँ भर्ती मरीजों को दिया जा रहा था पहले भी। WHO की कंट्रोवर्सी आने के बाद भी हम लोग देते रहे, क्योंकि ICMR का रिकमेंडेशन था, और हम लोगों ने ये महसूस भी किया कि उससे फ़ायदे भी होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके, और WHO में जो शोध किया गया तो थोड़ा खामियां भी थी, बहुत हाई डोज में प्रयोग किया गया था, ये पोटेंशियली गैस्ट्रिक इरिटेंट होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रख करके तो हम लोगों ने इसका प्रयोग बंद नहीं किया था। और वास्तव में ICMR प्रोफिलैक्सिस के लिए भी और ट्रीटमेंट दोनों के लिए इसको करती है, लेकिन ये पूरा कार्य चिकित्सकीय देखरेख में होना चाहिए। किसी को स्वतः इसका सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से हार्ट पे भी कुछ साइड इफेक्ट आने के खतरे होते हैं। साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, उल्टी है, डायरिया है, इस तरह की प्रॉब्लम आने का डर होता है। तो इस दवा का प्रयोग चिकित्सकीय देखरेख में ही करना चाहिए, किसी को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कारगर दवा है, इसका प्रयोग हम लोग अभी अपने मरीजों पर, जिसमें टेस्ट कराने के बाद हार्ट की सूटेबिलिटी और फिटनेस दिखाई देती है, उनमें देख रहे हैं। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वहाँ पे उसको विड्रा भी कर लेते हैं। तो हम लोग सौभाग्य से इस दवा का प्रयोग लगातार कर रहे हैं, और मरीजों को हमारे यहाँ संक्रमण से मुक्ति भी जल्दी मिल रही है। सर, KGMU में हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग सामान्य इलाज कराने आते हैं, चाहे हार्ट के हों, कैंसर के हों, ब्लड प्रेशर के हों, शुगर के हों, या अन्य गतिविधियाँ हों। इनके लिए OPD सुविधा या इनका जो ट्रीटमेंट था, आकस्मिक सेवा, वो किस तरीके से इस समय सुचारू है? अब जो यहाँ दूर दराज का बैठा आदमी दूर दूर से प्रांत से आता था, तो वो क्या अब अपना ट्रीटमेंट कराने आ सकता है? नहीं, KGMU में सामान्य OPD की सेवाएं अभी प्रारंभ नहीं की गई हैं, और इमरजेंसी सेवाएं लगातार चलती रहीं। पूरी कोविड क्राइसिस के दौरान लगातार
इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेवाएं हमारे यहाँ चलती रही थी। लेकिन लॉकडाउन के चारों फेज़ में चूंकि यातायात का साधन उपलब्ध नहीं था तो मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई थी। अब वर्तमान में अनलॉक 1 में मरीजों की संख्या बढ़ी है। जिनको आवश्यकता है ऑपरेशन की, इमरजेंसी न होने पर भी उनका ऑपरेशन किया जा रहा है, तो सेवाएं अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। मरीजों को एक बात मैं अवश्य बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर आने के पहले जो भी मरीज आएँ, हर जिले में सरकार की तरफ से निःशुल्क कोविड की जांच की सुविधा उपलब्ध है। सैंपल लेकर के उनको किसी बड़ी लैब में लखनऊ, बनारस, आगरा, मेरठ, कानपुर कहीं पे भेजा जाता है। तो अगर वो अपनी जांच करा के आएंगे तो उनको यहाँ लाइन में ज़्यादा लगना नहीं होगा। नहीं तो प्रारंभ में पहले उनका कोविड टेस्ट होता है जिसकी जांच 12 से 24 घंटे लग रही है, क्योंकि वर्तमान में हमारे यहाँ 1,500 तक जांचें प्रतिदिन हो रही हैं। तो उस समय में मरीज का कोई इलाज नहीं हो पाता है, असुविधा होती है। केवल उस टाइम पे फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि आने वाले मरीज दूर से अगर कोविड की टेस्ट करा के आएंगे तो उनको असुविधा नहीं झेलनी होगी और उनका काम सुचारू रूप से होगा। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हमारे कुछ ओपीडी लगातार लॉकडाउन में भी चलते रहे थे, जैसे कैंसर सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, किडनी का है, बच्चों का विभाग है, महिलाओं का है, प्रसूति विभाग है या ब्लड कैंसर का विभाग है। तो वो सेवाएं लगातार चल रही थी, अब भी चल रही हैं। और सामान्य मरीजों के लिए हमारे यहाँ डिजिटल ओपीडी की व्यवस्था की गई है। डिजिटल ओपीडी से जिन मरीजों को ऐसा प्रतीत होता है कि ऑपरेशन की आवश्यकता है या पीछे उनको केजीएमयू में या किसी अस्पताल में ऑपरेशन बताया गया था लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऑपरेशन टल गया था, तो उनको फ़ोन के माध्यम से ही सूचित करके बुलाया जा रहा है, उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। तो वर्तमान में ऑपरेशन की संख्या हमारे यहाँ बढ़ी है, मरीजों की बेड ऑक्यूपेंसी भी बढ़ी है, तो इलाज बढ़ रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से सामान्य ओपीडी अभी संचालित नहीं है। सर, कोविड को लेकर सबसे ज़्यादा जो वृद्धजन है हमारे 50 प्लस या कह लें 60 प्लस, उन लोगों को क्या कुछ खास एहतियात बरतने की और ज़्यादा ज़रूरत है? जो सामान्य दूरी बना के रखना, खान पान को लेकर किस तरीके से वो एहतियात बरत सकते हैं जब तब कि वो कुछ इस उम्र में आते आते उनको शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें भी हो जाती हैं? 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति, 60 या 65 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या मोटापे की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो उनको अपने को बचाने की आवश्यकता है। घर के उन सदस्यों से वो कम से कम मिलें जो घर से बाहर निकलते हैं, चाहे मार्केट सामान खरीदने के लिए जाते हैं या किसी अपने नौकरी पेशे की वजह से जाते हैं, तो उनसे वो न मिलें, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखेंगे तो ये उनके हित में होगा। और उन सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर के बुजुर्ग लोगों को, खास तौर से जिनको कोई कोमॉर्बिड बीमारियां हैं, उनसे अपने को दूर रखें, क्योंकि ये बीमारी संक्रमण एक मनुष्य से ही दूसरे मनुष्य में संक्रमण होता है और वो एसिम्प्टोमेटिक अगर कैरियर होंगे तो बीमारी अपने घर के बुजुर्गों को फैला देंगे। छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी ये खतरा है, तो उनसे अपने को दूर रखने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसे एहतियात के साधन हैं जिनका निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। घर के सदस्यों को जो बाहर काम के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, अच्छा होगा कि वही व्यक्ति प्रतिदिन जाए, हर दिन बदल बदल के लोग न जाएं। दूसरा, जूते पहन के घर में न प्रवेश करें, बाहर से आकर के जूते घर के बाहर ही उतार दें। अगर किसी भीड़ भाड़ की जगह पे गए हैं तो आकर के अवश्य अपने कपड़े धुल लें गर्म पानी में और खुद नहा लेना चाहिए, ताकि इस तरह से संक्रमण की संभावना कम होगी। खाद्य सामग्री जो लाई गई हैं या सप्लाई सामान से लाई गई हैं, उनको सैनिटाइज करके ही घर में प्रवेश किया जाए, या बेहतर होगा सूखी वस्तुएं हैं उनको 12 घंटे के लिए बाहर वरांडे में या कहीं पर रख दिया जाए, तब उसको घर में प्रयोग के लिए लिया जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से संक्रमण को घर में आने से रोका जा सकता है। और जितनी सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी कर सकते हैं उतना करना चाहिए, क्योंकि क्लोज्ड स्पेसेस में अगर एक संक्रमित व्यक्ति है तो सारे जितने लोग उनके साथ होंगे घर की चारदीवारी में या कमरे के भीतर या ड्राइंग रूम में, उनको सबको संक्रमण होने का डर रहता है। तो वास्तव में ये जो डिस्टेंसिंग है
वो बाहर ही नहीं, आउटडोर ही नहीं, इंडोर में भी डिस्टेंसिंग बना के रखना है यदि हमें अपने को बचाना है या अपने प्रियजनों को बचाना है अपने से संक्रमण फैलाने के लिए। सर, जून का माह आ गया है, इसके बाद जुलाई है, बारिश होगी। आपको लगता है इस कोरोना संक्रमण जो वायरस है इसका क्या स्वरूप होगा, किस तरीके से मेडिकल इसे देखता है? वास्तव में ये कोरोना का जो विषाणु है 2019 के दिसंबर में इसका धरती पर ये नए रूप में अवतार हुआ है, जिसमें कि नया म्यूटेशन हो गया कोरोना वायरस में, तो उसकी नई प्रकृति के साथ ये संक्रमण कर रहा है। इसका क्या व्यवहार होगा आने वाले बारिश के मौसम में या अगले ठंडे में, जाड़े के मौसम में, ये कुछ बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वास्तव में सभी जो विषाणुजन्य इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो गर्मियां जब बहुत तेज़ी से पड़ती हैं तो वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में नहीं कमी दिखाई दे रही। तो बारिश के मौसम में इसका क्या व्यवहार होगा बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ निश्चित रूप से विश्व को ये ज्ञात है कि हर्ड इम्यूनिटी जब हो जाएगी, 50-60% पॉपुलेशन कोई बीमारी हो जाएगी, तो इस पे स्वयं एक रुकावट होगी। और दूसरा रुकावट का एक रास्ता जो दिखाई दे रहा है कि इस विषाणु में हमेशा लगातार म्यूटेशंस होते रहते हैं, और इसी वजह से चाइना में या यूरोपियन कंट्रीज में जितना ये विरुलेंट था, जितना हानिकारक था, उतना हमारे देश में नहीं है। हमारे यहाँ उसकी एग्रेसिवनेस कम है। तो ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसमें आगे चल के कुछ ऐसे म्यूटेशन हो कि जिससे इसकी संक्रमण क्षमता या मारक क्षमता कम हो जाए, क्योंकि इनमें म्यूटेशन के साथ साथ धीरे धीरे उनकी एग्रेसिवनेस, उनकी विरुलेंस कम होती है। तो ये एक उम्मीद करने की बात है, और आगे क्या समय में इनका उम्मीद क्या की जाती है, कितने दिनों में लगभग वैक्सीन आ जाएगी? अभी 1 से 100 साल लग जाएंगे आते आते। वैक्सीन के फ्रंट पे सौभाग्य से जितना प्रयास इस बीमारी में विश्व स्तर पर किया गया है, मैं नहीं समझता हूं कि हम लोगों ने मेडिकल लिटरेचर पढ़ते हैं, उसका इतिहास पढ़ते हैं, वैक्सीन का विकास भी पढ़ते हैं, इतना सार्थक प्रयास, संगठित प्रयास अब पूरे वैश्विक स्तर पर कभी नहीं हुआ था। अब भारत देश भी इसमें अग्रणी पंक्ति में शामिल है वैक्सीन विकास में। लेकिन वास्तव में मनुष्य में प्रयोग करने के लिए वैक्सीन कब आ पाएगा ये कहना मुश्किल है। अभी आज ही अब मीडिया में देखा गया है कि इटली में एक वैक्सीन बना लिया गया है, जिसको दे देने से संक्रमण किसी की व्यक्ति के शरीर में है तो संभावना कम हो जाती है। लेकिन ये पूरा का पूरा अभी जब तक मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है, उसका लिटरेचर हम लोगों के सामने नहीं आ जाता, तो कुछ बता पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से वैक्सीन आने की पूरी प्रबल संभावना है। कितना दिन समय लेगा ये समय बताएगा। छोटे बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि वो घर से बाहर अगर खेलने ना निकले, क्या निकले, ढेर सारे दिन उन्होंने एहतियात करके रखे हैं। जो 10 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनको ज़्यादा खतरा माना जाता है, होता है ऐसे में, तो उनकी गतिविधियाँ किस तरीके से होनी चाहिए? नहीं, ये बच्चों की दृष्टि से इस बीमारी में क्या, अन्य सभी बीमारियों में छोटे बच्चों में चूंकि इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं होता, डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो एक माना जाता है कि उनको संक्रमण की जगहों से दूर रखा जाए। तो इसी वजह से आरंभिक अवस्था में ये एडवाइजरी हुई कि बच्चों को भी दूर रखा जाए। और पश्चिमी देशों में बच्चों में काफ़ी मृत्यु दर देखी गई। सौभाग्य से हमारे देश में उतनी भयावह स्थिति नहीं है। हमारे हॉस्पिटल से भी एक 2.5 वर्ष का बच्चा ठीक होकर गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से एक 3 महीने का बच्चा ठीक होकर के गया। 9 महीने का एक बच्चा महाराष्ट्र में ठीक हुआ। और तमाम ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ और भी भर्ती हुए, किसी तरीके का कोई खतरा नहीं देखा गया। तो इसलिए उतना खतरे की बात नहीं है बच्चों में हमारे देश में। लेकिन उनको अगर दूर रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि पार्क खोल दिए गए हैं सुबह शाम को, तो बच्चे खेलने जाएं तो उनको माँ बाप के सुपरविज़न में, गार्जियंस के सुपरविज़न में खेलने कूदने का मौका दिया जाए, ताकि बॉडी कांटेक्ट से दूर रहें वो, बाकी खेल करें जिसमें एक दूसरे से दूरी बना करके उनका खेल कूद हो सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन बॉडी कांटेक्ट करने पे इस संक्रमण में अगर कोई एक बच्चा संक्रमित होगा तो दूसरों को संक्रमित करने का डर होगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि बच्चों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनके खान पान, रहन सहन, भोजन और नींद पर भी उनको सोशल मीडिया पर रात देर तक जगते नहीं देना चाहिए। पर्याप्त नींद के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें अगर ध्यान रखा जाए तो बच्चों के लिए भी अनड्यू अलार्मिंग सिचुएशन कम से कम भारत देश में नहीं दिखाई दे रही है। सर, कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरीके से मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड वाइज सब ने जिस तरीके से सेवा की है वो सराहनीय है, पूरे देश ने सराहा है, सेना ने पुष्प वर्षा भी की है। ऐसे में
अब आगे आने वाले समय में किस तरीके से मेडिकल स्टाफ को आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ प्राइवेट, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, वास्तव में कोरोना क्राइसिस में मेडिकल प्रोफेशन ने बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है। और किसी भी प्रोफेशन में जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ खतरे भी होते हैं, जैसे इसमें संक्रमण का खतरा है, उसकी मार भी मेडिकल प्रोफेशन ने झेली है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लगभग 250 मेडिकल कर्मी संक्रमित हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालय में सौभाग्य से एक डॉक्टर जिसने पहले मरीज को कनाडा से आए हुए मरीज को देखा था, वो संक्रमित हुआ। उसके बाद से कोई संक्रमण की घटना हमारे विश्वविद्यालय में नहीं हुई। एक्स्ट्रा एहतियात लिया गया, लेकिन एक्स्ट्रा एहतियात के बाद भी कुछ लोग संक्रमित हो सकते थे और भविष्य में भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक संक्रमित हुए होंगे, क्योंकि उनकी एंटीबॉडी टेस्ट होगी, तब स्थिति का सही पता होगा। तो इसको कोई व्यक्ति कार्य करते समय, अगर सेवा करते समय संक्रमित होता है तो उसको कटघरे में खड़े करके उसके खिलाफ जांच करके उसको प्रताड़ित करने के बजाय उसको सम्मानित और सम्मान की नज़र से देखने की आवश्यकता है। ये समाज के नज़रिए में, शासन प्रशासन के नज़रिए में इस तरह का परिवर्तन होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें मैं सराहना करता हूं कि इस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों में अगर कोई संकट आ रहा है उसको हर तरह का सुविधा सहयोग दे रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की सेवा में मृत्यु को प्राप्त होता है तो 50 लाख तक की धन की भी व्यवस्था इंश्योरेंस भारत सरकार ने किया है। ये सब ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, तो इसकी मैं सराहना करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और एक एक व्यक्ति कोई कोरोना के संपर्क में कार्य करने जाएगा तो संक्रमण का खतरा सामान्य व्यक्ति से निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। इसमें उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, बल्कि उसको सम्मानित करना है, उसके प्रति एक आदर का भाव पैदा करने की आवश्यकता है। सर, अनलॉक 1 में अब आप अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से रहें? क्या कुछ आपको अपील है? रहन सहन, खान पान, या डर निकल जाना कोरोना का किस तरीके से निकले? अनलॉक 1 में मैं जो दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि ये आपके लिए सबसे चैलेंजिंग फेज़ है। जो 4 लॉक स्टेज थी उस समय तो आपको ज़बरदस्ती रोका गया था, अब आपको आत्म संयम से अपने को रोकना है। बाहर घर से निकलें तो मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करें। हाथ को बार बार जहाँ भी किसी भी टच कांटेक्ट में आते हैं तो साबुन पानी से धोएं या हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड का प्रयोग करें। और इसके साथ ही साथ आपको ये आवश्यक है कि इंडोर या आउटडोर में फिजिकल डिस्टेंसिंग कम से कम 1 मीटर, संभव हो तो 2 मीटर की बना के रखें। अपने को इस बीमारी से बचाने का एक ही साधन है कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें, नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, पर्याप्त पानी पिएं। गर्मी के मौसम में संभव हो तो थोड़ा धूप भी लें, सुबह की आधे घंटे 20 मिनट की, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। फलों सब्जियों का प्रयोग करें। आयुष मंत्रालय द्वारा बनाए गए काढ़े, उनका नियमित रूप से प्रयोग करें। गर्म पानी का प्रयोग करें। ठंडे पेय पदार्थों, आइसक्रीम का प्रयोग न करें। जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग न करें। नशे की लत को बिल्कुल तिलांजलि कर दें। शराब, सिगरेट, बीड़ी या नशा किसी भी प्रकार से न प्रयोग करें। और नियमित व्यायाम करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि संक्रमण होने के बाद भी आपको खतरा है। केवल अगर खतरा है तो बहुत ही एल्डरली पॉपुलेशन को या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन से अगर ग्रस्त है, तो आपके हाथ में अपने स्वास्थ्य की कुंजी है, कोरोना से बचाव की कुंजी है। उससे आप अपने को स्वस्थ रखें और पूरे समाज के लिए स्वस्थ रखने की आप अपने योगदान को देने के लिए आगे आएं। खास तौर से अपने परिवार में बुजुर्गजनों को बचाने के लिए, बच्चों और महिलाओं को, और साथ में समाज में भी किसी ऐसे व्यक्ति को संपर्क में आएँ तो ये ध्यान रखें कि आपसे उनको संक्रमण न हो और आप दूसरे से संक्रमित न हो। यही मेरा संदेश है। आप सभी लोगों को धन्यवाद इस ध्यान से सुनने के लिए, इसका पालन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर भट्ट जी, जो बता रहे थे कि विशेष एहतियात की ज़रूरत है कोविड-19 के दौरान। आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी हम सब लोग कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। को जीने के लिए अनेक सारी सौगातें दी हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सौगातें कम होती गई। मनुष्य उन चीज़ों पर जाकर के निर्भर करने लगा जो प्रकृति से दूर थी, और यही कारण था कि प्रकृति के जो वास्तविक जल स्रोत थे, उन जल स्रोतों को धीरे धीरे या तो लोगों ने पाट लिया या उन्हें समाप्त प्राय कर दिया।
ऐसी स्थिति में जबकि कोविड-19 का चौथा लॉकडाउन का चरण चल रहा है, अनेक श्रमिक जो है बाहर से चल करके गांव में आ रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं, एक बड़े रोजगार की समस्या भी दिखाई दे रही है। कमोवेश यही सोच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये आपदा है और इस आपदा को अवसर में बदला जाए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, कल्याणी नदी है, बाराबंकी जिला है, फतेहपुर ब्लॉक है, जहाँ पर ये मजदूर काम कर रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जो प्रदेश से लौट करके आए हैं, जिन्होंने प्रदेश छोड़ करके फिर अपने गांव का रुख किया। लगभग 175 किलोमीटर लंबी यह नदी, आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यह मृत प्राय हो चुकी थी, लेकिन संकल्प लिया यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सरकारी व्यवस्था ने कि मनरेगा योजना के तहत इस नदी को फिर से एक बार पुनर्जीवित किया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी। इसकी संकल्पना के पीछे और इसके वर्तमान स्वरूप अभी जो आपका काम चल रहा है, कमोबेश 3 बातें शामिल हैं कि आपको जो है प्रवासी मजदूरों को काम भी देना है और इस प्राकृतिक धरोहर को जो है फिर से पुनर्जीवित भी करना है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे जो मार्गदर्शन था वो हमारे जिलाधिकारी महोदय का था और उसी के साथ साथ मुख्य विकास अधिकारी महोदय और डीसी नरेगा साहब, इन सभी का निर्देशन था। उसी के क्रम में हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया है और जैसा कि शासन में भी ये सबसे बड़ा एक योजना के तहत कराया जा रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत जो सबसे मुख्य कार्य है वो नदियों को पुनरुद्धार करने का है। तो इन कार्य के पीछे यही एक संकल्पना थी और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हमें प्रशासन का तो सहयोग मिला ही है, साथ ही साथ यहाँ के जो निवासी हैं मवैया ग्राम पंचायत के, और उनमें भी कई लोग जो बाहर से आए हैं इस लॉकडाउन के समय या उससे थोड़ा सा पहले, उन लोगों ने भी इसमें कार्य लगातार वो लोग कार्य कर रहे हैं और उनको रोजगार का संसाधन यहाँ से मिल रहा है, आजीविका का साधन मिल रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कल्याणी नदी का पुनर्जीवन भी हो रहा है और ये सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। औद्योगिक विकास की दौड़ में भागम भाग में कहीं न कहीं प्रकृति का जो मूल स्वरूप था वो गायब हो गया था, लेकिन इन 50 दिनों से भी अधिक समय के लॉकडाउन में जबकि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, प्रकृति ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया है। यह स्वरूप इतना मोहक होगा, लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि पीढ़ियां गुजर गई, उन्हें नहीं मालूम कि 100 किलोमीटर के बाद जो पहाड़ दिखाई देते थे अब फिर क्यों दिखाई देने लगे हैं और पहले क्यों नहीं दिखते थे। हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे मजदूरों से जो जिनको अपना काम धाम बाहर छोड़ करके आना पड़ा और उसके बाद यहाँ पर उन्हें फिर से रोजगार मिला है। नदी जब से खुदाई लाग तो ऐसे सबको लॉकडाउन होएगा, कोई सुविधा नहीं रहेगा तो इधर सब कोई आवे लागे में काम करे। बाहर रहते दिल्ली में रहते थे और लॉकडाउन की वजह से नहीं पैसे यहाँ मिल रहा है मनरेगा की तरफ से। मैं नदी खोद रहा हूँ जी, लखनऊ में कोला फैक्ट्री में काम करता था। फिर उसके बाद में लॉकडाउन के पहले यहाँ घर आ गए। घर आने के बाद 15 दिन घर पे रुके। 15 दिन घर पे रुकने के बाद जो है यहाँ मनरेगा में काम चल रहा था, यहीं पर आते हैं और काम करते हैं। 201 रुपये मजदूरी मिलती है, उसी से जीवन यापन होता है। ऑटो चलाते थे, अब यहाँ काम मिल रहा, गाँव में तो गाँव में कर रहे हैं। दिल्ली में रहते हैं, आने के बाद यहाँ घर पर हैं। काम यहाँ भी मिल गया है? काम यहाँ पे नरेगा मिल गया था, नरेगा गए थे। इतनी बड़ी आपकी साइट है, आप बता रहे हैं कि 450 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। क्या कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से आपने यहाँ कर रखा है? जी बिल्कुल, कोविड-19 के दौरान जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला है बहुत वृहद स्तर पे कि मनरेगा साइट पे जो भी कार्य हो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए मजदूरों के बीच में, साथ ही साथ उनको मास्क दिया जाए, मास्क का प्रयोग करें सभी मजदूर। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि सभी मजदूर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन कर रहे हैं। मौके पर सैनिटाइजर भी उपलब्ध है जिसे समय समय पर सभी मजदूरों को दिया जाता है हाथ सैनिटाइज करने के लिए। तो इन सभी व्यवहारिक जो निर्देश है वो हम लोग करवा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब के जनपदों में और विशेषकर पूर्वांचल के जो जनपद हैं हमारे, वहाँ पे भारी संख्या में हमारे प्रवासी श्रमिक भाई दूर दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, हरियाणा से और भी अन्य प्रांतों से। तो हम लोग तो इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इन सभी लोगों को हम लोग चाहते हैं कि तत्काल इनको हम जितनी जल्दी हो सके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वो मुहैया करवाएं और उसके लिए एक बहुत ये कारगर माध्यम है जो हमारी नरेगा में। प्रत्येक गांव में हम लोग ने ये प्रयास किया है कि हम लोग नरेगा के माध्यम से इन सभी को जोड़ें ताकि इनको एक तरह से एक वापस इतने दिनों बाद ये आए तो इन्हें भी ये महसूस हो कि ये भी हमारी ही धरती, हमारी संस्कृति, हमारे ही गाँव के सदस्य हैं और ये एक अपने लिए एक रोजी रोटी भी कमा सकें। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं विभिन्न साधनों से, उनको सुरक्षित
उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर एक कार्य योजना तैयार की है। रोज हजारों की संख्या में ये श्रमिक विभिन्न साधनों से आ रहे हैं, उनको हम व्यवस्था बनाकर उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं, सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा गांव में किसी प्रकार का र्यूमर न हो इनको लेके, इनके स्वास्थ्य को लेके। इस संबंध में जो ग्राम स्तर पर निगरानी समिति बनी है उसमें पुलिस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, उसको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया है कि गांव वालों को बताएं कि ये लोग किसी भी प्रकार के ऐसे गंभीर रोग से पीड़ित नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बाहर से आए हैं इसलिए इनको संदेह के आधार पर अलग रखा जा रहा है। इनके साथ अच्छा व्यवहार करें, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धैर्य बना रहेगा तो ये दौर भी निकल जाएगा। जिस तरह से